नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वॉच इंडिया और मैं हूं आपके साथ सत्यम गौर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे कुछ अहम खबरों के साथ। योगी आदित्यनाथ ने आज बैठक की है। आपको बताते चले कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने आयोजित एक उच्च स्तरीय बैठक की, जिसमें निराश्रित गौवंश आश्रय स्थलों के प्रबंधन और प्रदेश में दुग्ध उत्पादन और संग्रह की मौजूदगी स्थिति की समीक्षा की है। उन्होंने गौवंश के आश्रय और भरण पोषण का इस तरह प्रबंध करने के निर्देश दिए हैं जिससे कि प्रदेश में एक भी गौवंश निराश्रित नहीं रहे। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री सहभागिता योजना के तहत आम लोगों को निराश्रित गौवंश पालने के लिए दिया जाता है। इसके तहत गौवंश की सेवा कर रहे परिवार को सरकार 900 रुपये प्रतिमाह देती है। बैठक में पशुपालन विभाग ने बताया है कि प्रदेश में जन सहभागिता से 1.77 लाख निराश्रित गौवंश का संरक्षण किया गया है। इस योजना में कुपोषित बच्चों वाले परिवार को दूध की उपलब्धता के लिए पोषण मिशन के तहत 3,598 गौवंश दिए गए हैं। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे कानपुर की। कानपुर की बांस मंडी में लगी आग अभी भी धधक रही है, जिसको लेकर हमारे संवाददाता हिमांशु ने जायजा लिया है। साहेब जी सरदार जी करके मेरी फर्स्ट फ्लोर पे 29 दुकानें थी जो बिल्कुल जल के सुआह हो गई हैं। हमारी 20 साल की जो तपस्या थी वो रोड बिल्कुल जीरो पे आ गए। हम लोग रोड पे आ गए हैं और हम लोग 84 के भी पीड़ित हैं जो बिल्कुल बर्बाद हो गए थे और इतनी मेहनत करके यहाँ तक पहुँचे हैं। कोरोना काल में भी हम लोगों ने बहुत सेवा की थी कि यही सोच के कि हमारे अपने सेवा के हिसाब से कि भैया उसी का हम लोग को मिल रहा था, मगर आज हम लोग खुद बर्बाद हो गए हैं और पूरा रोड पे आ गए हैं। कपड़ा बाजार में हुए अग्निकांड की अगर हम बात करें तो आज 4 दिन से ज्यादा दिन बीत चुके हैं। हालांकि पुलिस का दावा है कि काफी हद तक जो है आग पर काबू पा लिया गया है, लेकिन जो गोदामों में जो कपड़े भरे हुए हैं जिनमें कि आग लग चुकी थी वो उनको बुझाने का प्रयास किया जा रहा है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि किस तरह ऊपर से ये कपड़े जो है गोदाम भंडार किए गए थे उनको ऊपर से निकाल कर फेंका जा रहा है ताकि आग ज़्यादा ना बढ़े और जिससे आग आप देख सकते हैं जो धुआं निकल रहा है वो वहाँ पे सब गोडाउन थे। गोडाउन के अंदर से जो आग धीरे धीरे पकड़ने जब शुरू हुई तो वहाँ से ये धुआं निकलने लगा और धीरे धीरे ये मार्केट जो है लोगों के, अगर हम बात करें लोगों के मार्केट जलने के साथ साथ में लोगों के यहाँ सपने भी जल चुके हैं। अब जो व्यापारियों का दर्द है वो दर्द व्यापारी अपना दर्द बयां नहीं कर पा रहे हैं। मेरे साथ एक व्यापारी हैं, उनका जानेंगे क्या नाम है। क्या नाम है आपका? भाई देख रहे हैं, मेरा नाम जमाल है। अरे मीडिया वाले हैं। किस चीज़ की दुकान थी आपके वहाँ पे? मेरी कपड़े की दुकान थी। कब से काम कर रहे थे आप? भाई मैं 8 साल की उम्र से यहाँ लगा हुआ हूँ। 8 साल की उम्र से मैं कारीगरी करता था, फिर कारीगरी से ठेकेदारी करी, ठेकेदारी से फिर अपना खुद का काम मैन्युफैक्चरिंग अपनी होती है। अभी जीरो पे आ गए। कितनी उम्र, अभी कितना समय हो गया आपको? मुझे कम से कम 20 साल हो गए इस काम करते हुए। दोबारा अगर इसी तरह का व्यापार जब शुरू करेंगे तो कितना समय लगेगा? अरे अब समय क्या लगेगा, ये तो ऊपर वाले के हाथ में। और 2 दिन में सही कर दे और सालों में ना सही हो। अब तो ये आग थमने के बाद और मार्केट में क्या हमको बैठने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कैसे क्या होगा, अभी मुझे कुछ पता नहीं कल का क्या है। लेकिन अभी हम फिलहाल तो ये थे मेरे साथ एक व्यापारी थे जिन्होंने बताया कि अभी कल का पता नहीं कि क्या होगा। हालांकि जिस तरह मार्केट जली उस तरह लोगों के सपने भी यहाँ जलकर राख हो चुके हैं। लेकिन अब प्रशासन जो है किस तरह इस बिल्डिंग को डिमोलाइज करेगा, क्या करेगा। हालांकि नगर निगम ने भी देखिए अपना काम शुरू कर दिया है। जो यहाँ पे मलबा जल के गिर रहा था ऊपर, जिसको कि ऊपर फायर के जवान है उनके द्वारा नीचे फेंका जा रहा था, उनको समेटना शुरू कर दिया है। अब केवल जो गोडाउन है वहां पे जो आगे उनको बुझाने का प्रयास किया जा रहा है। अपने सहयोगी हरिशंकर शर्मा के साथ मैं हिमांशु, न्यूज वॉच इंडिया।
चलिए अगली खबर का रुख करेंगे। अगली खबर उत्तर प्रदेश के मैनपुरी से, जहां पर एक नेता के ठगी करने का मामला सामने निकल कर आया है, जिसके बाद पीड़ित ने एसपी से मामले की शिकायत कर कार्रवाई करने की मांग की है। पीड़ित का कहना है कि बीजेपी जिला उपाध्यक्ष ने उसके और उसके छोटे भाई की पर्यटन विभाग में किसी स्थान पर गार्ड की नौकरी लगवाने के नाम पर 3 लाख रुपए की मांग की थी, जिसमें से उसने 2.5 लाख रुपए नेता को दे दिए थे। वहीं कुछ दिन बाद उसने बाकी बचे 50,000 रुपए भी नेता को दे दिए, लेकिन पैसे देने के बाद नेता की ओर से उसे सिर्फ आश्वासन मिल रहा है। वहीं इसी बीच नेता उससे 1 लाख रुपए और मांगने लगा, जिसे पीड़ित ने देने से मना कर दिया, जिसके बाद से पीड़ित को लगातार धमकियां मिल रही हैं, जिसके बाद अब वो न्याय के लिए पुलिस के पास पहुंचा है। 3 लाख रुपए लिए पार्ट टाइम द्वारा में गाड़ी की नौकरी लगवाने के लिए। किसने लिए? कौन है? विनोद शर्मा, कौन है ये? पुरानी का रहने वाला विनोद शर्मा उपाध्यक्ष, किस चीज के उपाध्यक्ष? किसमें उपाध्यक्ष? किस पार्टी में? भारतीय जनता पार्टी। क्या कहा था आपसे? रुपए लिए थे जब कहा था कि तुम्हारे 2 भाइयों की नौकरी लगवा देंगे। फिर क्या हुआ? अब जब रुपए मांगने गए तो कह रहा है चार्ज फीसिंग बंद करा देंगे। कितने रुपए दिए थे आपने? 3 लाख रुपए पूरे दे दिए? केंद्र सरकार ने स्क्रैप पॉलिसी लागू कर दी है। इसके अंतर्गत 10 साल पुरानी डीजल वाहन और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहन को बंद कर दिया जाएगा। ऐसे वाहनों को स्क्रैप सेंटर भेजा जाएगा। और इसी को लेकर हमारे संवाददाता अरुण चहल ने खास बातचीत जनता से की है। नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत हो चुकी है और अब स्क्रैप पॉलिसी यानी कि कबाड़ नीति भी जो है लागू हो गई है। यानी कि जो 15 साल पुराने वाहन हैं वो सड़कों पर नहीं दौड़ पाएंगे, वो स्क्रैप में जाएंगे। इस जो ये पूरा जो अभियान है, इसका मकसद यही है, जिस प्रकार से हाईवे पर आज की तारीख में गाड़ियों की संख्या बढ़ती जा रही है, तो उसमें कमी आएगी तो जाहिर सी बात है प्रदूषण में भी कमी आएगी। और जो स्क्रैप में गाड़ी जाएंगी उनको जो है 22 रुपए प्रति किलो के हिसाब से खरीदा जाएगा। और चूंकि आने वाला समय भी अब इलेक्ट्रिक व्हीकल का है, तो उस पर भी सरकार फोकस कर रही है। इसी को लेकर आज हम अमरोहा में मौजूद है और अमरोहा से हम जो ट्रांसपोर्ट से लोग जुड़े हुए हैं, खासकर वाहन चालक, उनसे बात करेंगे आखिर जो ये पॉलिसी है इसके बारे में वो क्या कहते हैं। शिव कुमार वर्मा। कुमार जी, अब स्क्रैप पॉलिसी जो है लागू हो चुकी है, तो कैसे देख रहे हैं? सही है? सही है, 15 साल गाड़ी पुरानी हो रही है तो कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब तक तो चलनी चाहिए, जब तक उसका वक्त है। 15 साल दिल्ली सब जगह जानी चाहिए, तो उसके बाद अगर है तो कर दो, जो कोई दिक्कत नहीं है। उससे पहले तो दिक्कत है, इसने पैसे डाला, सरकार को पहले बताना चाहिए था। अब ऐसे थोड़े बीच में नियम चेंज करते रहे हैं, और जिस आदमी ने पैसा डाला पूरी गाड़ी चलनी चाहिए 15 साल के बाद मत बढ़ाइए, स्क्रैप कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है आम आदमी को। उससे पहले तो दिक्कत ही है। 22 रुपए प्रति किलो के हिसाब से खरीदा जाएगा। जब नहीं लेते हैं तब 40 रुपए किलो दे देकर यहाँ, तो 22 रुपए किलोमीटर ले लें, मतलब 22 किलो के रेट से ले लें, और नई रेट पे दे दे, किलो के हिसाब से दे दे, किलो इसके हिसाब से ले लें, क्या दिक्कत आ रही है? 100 रुपए किलो ले ले दे दे, और जी जो है उसके बाद 22 रुपए किलो ले लें। क्योंकि आप वाहन चालक हैं, तो एक शॉर्ट में एक बात पूछूंगा, कैसे देख रहे हैं? मतलब सही है या गलत है? ना सही भी है लेकिन गलत है ना। 22 रुपए किलो का क्या मतलब है? तुम्हारा नया माल जो है लाखों में टैक्स के साथ, और पुराना माल मतलब जो है ये किलो के हिसाब से, ऐसा थोड़ी होता है। तो यानी कि इसका जो है मूल्य बढ़ने की आवश्यकता है। मूल्य के मतलब जो है, या तो उसके हिसाब से स्क्रैप ले रहे हो तो स्क्रैप में ही दो, फिर नया माल भी 100 रुपए किलो तो 22 रुपए किलो लो, नहीं तो उसका भी एक अलग सिस्टम होना चाहिए ना। मैकेनिकल है तो मैकेनिकल के हिसाब से अलग होना चाहिए सिस्टम उसका। किलो में कैसे चली जाएगी? क्लेम तो जब चाहनी चाहिए स्क्रैप में, जब गाड़ी चलने लायक नहीं, हालत बेकार हो, खत्म हो गई, कबाड़ा है, तब स्क्रैप में होनी चाहिए, उससे पहले थोड़ी होनी चाहिए। 2 लोग भी मौजूद है, उनसे हम बात करेंगे। जी, सबसे पहले आपका नाम? साजिद अली। अजीत जी, अब स्क्रैप पॉलिसी लागू हो चुकी है, तो कैसे देख रहे हैं आप? सही है? जो गवर्नमेंट कर रही है ठीक ही कर रही है, और क्या नाम है, गाड़ियों में जो नुकसान होता है वो तो हो गई, और जो 15 साल गाड़ी करी है गवर्नमेंट ने, 10 साल 15 साल ठीक करा है। हमारी गाड़ी जो पुरानी थी हम दूसरी नहीं लेंगे। तो क्या मान रहे हैं इस नीति से
कहेंगे प्रदूषण पे भी जिस प्रकार से बढ़ रहा है उस पर भी जो है असर कम होगा। और जैसे जैसे वाहनों की संख्या हाईवे बढ़ रही है, आए दिन प्रदूषण भी मतलब बढ़ रहा है। और इलेक्ट्रिक व्हीकल का भी आने वाला जमाना है। इलेक्ट्रिक का भी सही है, गाड़ी बड़ी बढ़िया, इलेक्ट्रिक गाड़ी भी अच्छी है, ऐसा नहीं है। रहेगा फायदा, गाड़ी वालों को फायदा रहेगा, इलेक्ट्रिक गाड़ी आएंगी तो अच्छी बात। वो लोग भी हैं जी। आपका नाम? शीशपाल सिंह नाम है जी। शिशपाल जी, कैसे देख रहे हैं जो पॉलिसी आई? पॉलिसी का ये है जी, क्या कहते हैं, देखो गवर्नमेंट जो करती है कुछ ठीक ही करती है वैसे तो अपने सोच के। और गाड़ी जैसे वैलिडिटी के हिसाब से निकल जाती है तो गवर्नमेंट की नज़र में तो स्क्रैप पहुंच जाती है वो। लेकिन जब उसे स्क्रैप करते हैं तो उस गाड़ी की जो ना इंस्पेक्शन होनी चाहिए उसकी, कि गाड़ी आगे चलने लायक, रिन्यू होने लायक की कंडीशन में है या नहीं है। टेस्टिंग हो उसके बाद उसका उसका टाइम बढ़ाना चाहिए उसका, मान लो जैसे साल 2 साल जो भी रूल्स हो उसके अनुसार। और बाकी भंगार का तो ये है, अगर मान लो कबाड़ी को कॉन्टैक्ट देते हैं तो भाई तुम्हें ठानी है गाड़ी, जो भी रेट तय करती है वो करते हैं। बाकी उनका जो है गवर्नमेंट के तो हिसाब से ही काम करना पड़ेगा, सब अपनी मर्जी से कुछ कह नहीं सकते। नीति सही है क्या मानते? नीति जो गवर्नमेंट की नीति है तो ठीक ही है, इसमें तो कोई कुछ कर ही नहीं सकता, ये हमारे कहने से कुछ नहीं होगा, गवर्नमेंट का ही होगा। लेकिन एक चीज है, गवर्नमेंट को ये छोटी गाड़ी है, ये डीजल है, वर्जन है, और इसका जब हमने टैक्स भरा था ली थी तो ये 15 साल का टैक्स दिया और आज ये 10 साल में स्क्रैप कर रहे हैं इसको। तो जो हमारा पैसा टैक्स का 5 साल का वेस्ट गया उसका भी तो कुछ गवर्नमेंट करे, वो ये भी होना चाहिए। और बाकी तो आप जब गवर्नमेंट कर रही है तो इसमें तो ना आप कुछ कर सकते ना हम कुछ कर सकते। जी आपका नाम? मेरा नाम सैफ। सैफ, जो अब स्क्रैप की पॉलिसी है ये भी लागू हो चुकी है, तो क्या कहें? जो भी सरकार करती है अच्छा ही करती है, हमारे लिए भी अच्छा ही कर रही है। हमने नई आर्टिका गाड़ी निकाली है, उसमें पैसे फंस गए, सरकार 15 साल की वो कर रही है, जो भी कर रही है कुल मिलाकर सही कर रही है सरकार, बस मेरा कहने का मतलब यही है। तो साफ तौर से देखिए जिस प्रकार से ये जो स्कीम है ये लागू हो चुकी है, इसको लेकर जब न्यूज वॉच इंडिया की टीम ने जो तमाम जो लोग थे उनसे बात करी तो उनका दर्द भी देखा और कुछ लोगों ने साफ तौर से इस जो स्कीम है इसका स्वागत भी किया है। आने वाले समय में इसके जो है लाभ दिखाई देंगे। अमरोहा से अरुण चाहल, न्यूज वॉच इंडिया। अगर आपके पास 15 साल पुराना पेट्रोल वाहन और 10 साल पुराना डीजल वाहन है तो सावधान हो जाइए, क्योंकि इस तरीके के वाहनों को अगर आप सड़कों पर लेकर निकलते हैं तो वो जब्त कर लिए जाएंगे और स्क्रैप स्कीम के अंतर्गत इसको कटवा दिया जाएगा। इसी को लेकर हमारे संवाददाता बुलंदशहर से कदीम राजपूत ने जनता से खास बातचीत की है, देखिए। 1 अप्रैल 2023 से 15 साल पुराने चल रहे पेट्रोल से और वहीं 10 साल पुराने चल रहे डीजल से वाहनों को जब्त कर स्क्रैप किया जाएगा। इसी को लेकर खुर्जा डिपो में हम पहुंचे हैं। सहयोगी से कहूंगा एक बार तस्वीरें दिखाएं यहाँ पर, जो कि खुर्जा डिपो की ये तस्वीरें हैं। और जिस तरह से जो कि कानून लागू हुआ है कि जो 15 साल पुरानी पेट्रोल की गाड़ी है वहीं 10 साल पुरानी जो डीजल की गाड़ी है उनको जब्त कर स्क्रैप किया जाएगा। इसी को लेकर हम बातचीत करने के लिए हमारे साथ जो कि खुर्जा डिपो में फोरमैन हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? चंद्रपाल सिंह। चंद्रपाल जी, ये आदेश हुआ है परिवहन विभाग के लिए एनसीआर में कि जो 15 साल पुरानी डीजल पेट्रोल की गाड़ी है और 10 साल पुरानी डीजल की गाड़ी है उनको जब्त किया जाएगा, क्या कहेंगे आप? सही है, जो कानून बना है कानून के हिसाब से जो काम हो रहा सही है भाई। 15 साल पुरानी गाड़ी है पेट्रोल की, तो अगर एनसीआर के लिए कानून बना है तो एनसीआर में चलेंगी तो उन्हें जब्त किया जाएगा, तो किया जाएगा क्योंकि कानून के तहत है। 10 साल डीजल की गाड़ियां हैं तो उसके लिए कानून बना है, तो उनको अन्य क्षेत्र में दूसरे क्षेत्र में चलेंगी, वो एनसीआर में नहीं चलेंगी। जिस तरह से आप फोरमैन वर्क या पोस्ट पर काम करते हैं, अगर देखा जाए तो इससे नुकसान वाली क्या चीज़ है कि 15 साल पुरानी जो पेट्रोल से गाड़ी चल रही है उनको एक तरीके से जब्त की आदेश हो गए, 10 साल पुरानी जो डीजल की गाड़ी उनको जब्त के आदेश हो गए, इनसे नुकसान और फायदा वाला क्या है? जो 15 साल पुरानी गाड़ियां हैं वो प्रदूषण ज़्यादा फैलाती है क्योंकि नई टेक्नोलॉजी आ गई है, कम प्रदूषण वाली गाड़ियां आ गई हैं, तो इसलिए प्रतिबंधित किया है गवर्नमेंट ने और उसके लिए कानून बनाया। 15 साल पुरानी गाड़ियां अब ज़्यादा प्रदूषण फैलाएंगे क्योंकि दिल्ली एनसीआर का प्रदूषण वैसे भी ज़्यादा ही रहता, तो इसलिए जो है उन्होंने कम करने के उद्देश्य से ये कानून बना और उसको जो है यहाँ से जो 15 साल से पुरानी है उनको गाड़ियों को हटाने का आदेश हुआ। दिल्ली की हमारी राष्ट्रीय राजधानी है
हमें जो है मतलब वो नहीं होना चाहिए प्रदूषण ये, इसीलिए गवर्नमेंट ने जो है BS6 लेके आए हैं। अदरवाइज देशों में जो है मतलब BS8 पे पहुंच चुके हैं हम लोग, हम BS6 पे हैं। तो ये जो मतलब इसीलिए तो मतलब ये हमारे देश से प्रदूषण खत्म करने का तो मतलब मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी का वो है अभियान चलाया जा रहा है। ये तो बहुत अच्छा अभियान है, वो समर्थन करते हैं इस अभियान का। खुर्जा डिपो के फोरमैन हमारे साथ मौजूद थे, जो कि अभी इन्होंने बताया था कि जिस तरह से स्क्रैपेज के तहत जो कि 15 साल पुरानी पेट्रोल की गाड़ियों को और 10 साल पुरानी डीजल से चलने वाली गाड़ियों के जब्त के आदेश दिए गए हैं, तो कहीं ना कहीं अभी इन्होंने बताया था कि कहीं ना कहीं उनसे फायदा ही है, नुकसान कम है, क्योंकि जो 15 साल पुरानी गाड़ी है वो उनसे जो प्रदूषण है वो बहुत ज्यादा होता है, जिस पर कहीं ना कहीं इस नियम से अब NCR के अंदर प्रदूषण पर एक भारी रोक लगेगी। और अगली खबर बिजनौर से है, जहां पर केंद्र सरकार ने पुराने खटारा वाहनों पर ब्रेक लगा दिया है, लेकिन इसके बावजूद भी सरकारी वाहन जो हैं और सरकारी कर्मचारी जो हैं खटारा वाहनों से फर्राटा भरते हुए नजर आ रहे हैं। प्रदूषण से बचाने के लिए केंद्र सरकार ने सरकारी विभागों में 15 साल पुराने वाहनों को कबाड़ में तब्दील करने के आदेश जारी कर दिए हैं। ARTO सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 20 से 25 ऐसे 15 साल पुराने वाहन हैं जिनको कबाड़ में तब्दील किया जाएगा। इसी को लेकर विभागीय अधिकारियों ने जांच शुरू कर दी है और ऐसे वाहनों को चिन्हित कर उनको कबाड़ में तब्दील किया जाएगा। नईम अंसारी, न्यूज़ वॉच इंडिया, बिजनौर। और अगली खबर उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से सामने निकल कर आ रही है, जहां पर नगर आयुक्त नितिन गौर ने कुछ दिनों पहले एक अभियान चलाया था। बता दें कि धरातल पर एक अभियान चलाया गया था जिसमें वित्त वर्ष 2022-23 के कमर्शियल व गृह आवासीय कर का भुगतान कराया गया, जिसमें 90% बकाया भुगतान कर लिया गया है, जिसमें पिछले साल 172 करोड़ की प्राप्ति हुई थी और अगर इस साल की बात की जाए तो इस साल 207 करोड़ रुपए की नगर निगम ने अभियान के तहत करदरों से भुगतान करा लिया है। हालांकि 31 मार्च तक छूट दी गई थी, लेकिन अब किसी भी छूट का कोई प्रावधान नहीं है और इसके साथ साथ 12% ब्याज की भी अतिरिक्त करदरों से वसूली की जाएगी। जी, प्रॉपर्टी टैक्स का हमारा जिसमें कर करेता दोनों शामिल होते हैं, इट्स नॉट अबाउट प्रॉपर्टी टैक्स अलोन। तो उसमें वित्तीय वर्ष 2022-23 का 227 करोड़ का टारगेट था, जिसमें से 207 करोड़ की अचीवमेंट हुई है, जो लक्ष्य का लगभग 90% है। तो और पिछले साल हमारी कलेक्शन 175 CR थी, तो इस बार पिछले साल के कंपैरिजन में 18% का इंक्रीज हुआ है। अगली खबर बहराइच से है, जहां पर अस्पताल चौराहे के पास PRD जवान की ड्यूटी के दौरान दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई है। जानकारी के अनुसार प्रयागपुर थाना क्षेत्र के मनकापुर निवासी 60 वर्षीय PRD जवान राम अवतार वर्मा रोज की तरह अस्पताल चौराहे पर ड्यूटी कर रहे थे। ड्यूटी के दौरान अचानक उन्हें दिल का दौरा पड़ा और वह जमीन पर गिर पड़े। उन्हें देखते ही स्थानीय लोग दौड़ पड़े। वहीं नज़दीकी खड़ी बता दें कि वहीं नज़दीक खड़ी एक भाजपा नेत्री ने उनको अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया है। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने जवान के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। अभी भी एक PRD का जवान जो अस्पताल चौराहे में ड्यूटी कर रहा था, अचानक से गिर गया वहाँ, ऐसा वो बता रहे। तो उसे भाजपा कार्यकर्ता यहाँ लेकर आया और वो जैसे यहाँ आया थोड़ी देर सांस लेने के बाद उसके हार्ट अटैक से मौत हो गई है। जी, मृतक का नाम है। खबर उत्तर प्रदेश के कुशीनगर से सामने निकल कर आ रही है, जहां पर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने 83 खोए हुए मोबाइलों को बरामद कर लिया है। इन सभी मोबाइलों को टीम ने सर्विलांस टीम की मदद से ढूंढ निकाला है। वहीं बरामद सभी मोबाइलों की कीमत 17 लाख रुपए के आसपास बताई जा रही है। इन मोबाइलों को इनके स्वामियों को सौंप दिया गया है।
जनपद कुशीनगर के अंतर्गत सर्विलांस टीम ने सराहनीय कार्य करते हुए जनता के खोए हुए तथा चोरी किए गए मोबाइलों को बरामद किया गया है। इसमें कुल 83 मोबाइल बरामद करके जनता को वापस किए गए हैं, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 17 लाख रुपए है। इस सराहनीय कार्य के लिए पूरी सर्विलांस टीम को मेरी तरफ से 25,000 रुपए का पुरस्कार घोषित किया। अगली खबर उत्तर प्रदेश के मेरठ से सामने निकल कर आ रही है, जहां दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास पर तैनात कांस्टेबल अचानक गायब हो गया है। बता दें कि कांस्टेबल कुछ दिन की छुट्टी लेकर अपने घर मेरठ आया था, जहां वो लापता हो गया है। खबरों की माने तो कांस्टेबल अपने घर से थोड़ी देर के लिए बाहर निकला था और वापस घर नहीं लौटा। फिलहाल मामले में पुलिस पूरी तरीके से जांच पड़ताल कर रही है। अगली खबर आगरा से सामने निकल कर आ रही है, जहां पर 12 दिन पहले तेज रफ्तार की चपेट में आई एक बच्ची की मौत हो गई है। बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त की, जहां आपको बताते चले कि थाना बाद क्षेत्र के गांव मिडकौली में 12 दिन पहले पुलिस की गाड़ी की चपेट में आने से पति पत्नी सहित बच्ची घायल हो गई थी, जिसके बाद तीनों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया था। अस्पताल ले जाते समय युवक की मौत हो गई थी, जबकि महिला और बच्ची को अस्पताल में भर्ती किया गया था, जहां उनका इलाज चल रहा था। तो वहीं 12 दिन बाद अस्पताल में इलाज के दौरान महिला ने भी दम तोड़ दिया है, जबकि बच्ची सुरक्षित बताई जा रही है। वहीं इस हादसे के बाद मृतक के परिजनों की तहरीर पर पुलिस गाड़ी चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया था। तो वहीं इस घटना के बाद दर्जनों लोगों ने जमकर हंगामा भी किया है। खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अमरोहा की। अमरोहा में भी तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। तमाम तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, देख सकते हैं किस तरीके से यहां पर एक युवक का जो वीडियो है वो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जहां धनौरा थाना क्षेत्र के बिजनौर मार्ग पर ट्रक को ओवरटेक करते समय बाइक सवार गिर गया, जिसके बाद बाइक सवार को गंभीर चोट भी आई है। वहीं घटना का सीसीटीवी फुटेज जमकर वायरल हो रहा है। फिलहाल बाइक सवार जो है वो बाल बाल बचा है ट्रक के नीचे आने से। ये तमाम तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अगली खबर आगरा से सामने निकल कर आ रही है, जहां पर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। बता दें कि एतमदपुर में पुलिस ने लूट की घटना का सफलतापूर्ण खुलासा किया है। पुलिस ने 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। 6 मार्च को बाइक और मोबाइल को लूटकर बदमाश फरार हो गए थे, जिसके बाद पुलिस इन बदमाशों की तलाश कर रही थी। पुलिस ने बताया है कि बदमाश रैकी कर घटना को अंजाम दिया करते थे। फिलहाल पुलिस ने बदमाशों को पकड़ लिया है। पकड़े गए बदमाशों के कब्जे से पुलिस ने लूटी गई बाइक, मोबाइल और एक तमंचा बरामद कर लिया है। 6 मार्च को एक घटना हुई थी, इसमें व्यक्ति नोएडा से बाइक पे आ रहा था यमुना एक्सप्रेस वे पर, और उसमें इतमामपुर थाना क्षेत्र में कुछ लोगों ने बाइक को रोक करके उसकी बाइक और उसका मोबाइल दोनों लेकर के चले गए थे। और उस समय हम लोगों ने सीसीटीवी वगैरह भी खंगाले थे और उसमें पूरी टीम लगी हुई थी। एसओजी सर्विलांस की टीम काफ़ी काम कर रही थी। आज हमें मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि ये लोग जो है दोबारा वहाँ पे आए हैं, तो इस सूचना पे तत्काल हमने। अगली खबर उत्तर प्रदेश के बस्ती से सामने निकल कर आ रही है, जहां पर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। बस्ती में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां पर रुधौली थाने की पुलिस ने गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया है। बता दें कि बस्ती जिले की रुधौली पुलिस ने 5 अंतर्राष्ट्रीय गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया है। वहीं पुलिस ने पकड़े गए गांजा तस्करों के पास से 65 किलो गांजा भी बरामद कर लिया है, जिनकी अनुमानित कीमत 2 करोड़ रुपए बताई जा रही है। पूछताछ में गांजा तस्करों ने बताया है कि वो नेपाल से गांजा लेकर आते हैं और आसपास के कई जिलों में गांजा सप्लाई करते थे। सालों से ये लोग गांजा तस्करी का काम करते आ रहे हैं। फिलहाल पुलिस ने गिरफ्तार तस्करों को जेल भेज दिया है। ये थाना रुधौली और स्वाट टीम जनपद बस्ती ने 5 अंतर्राष्ट्रीय गांजा तस्करों को आज अरेस्ट किया है। उनसे 65 किलो गांजा, जिसकी अनुमानित कीमत 2 करोड़ रुपए है,
बरामद हुई है। एक व्हीकल बोलेरो जो ट्रांसपोर्टेशन में यूज़ होता है उसको भी बरामद किया गया है। जो पकड़ने वाली टीम है उसको 10,000 रुपये का इनाम घोषित किया गया है। पकड़े गए 5 अभियुक्तों का नाम राजेंद्र प्रसाद, काशीनाथ, रमाशंकर, साहिल और स्वामीनाथ है। इनका आपराधिक इतिहास आसपास के जिलों से भी चेक कराया जा रहा है। इनको अरेस्ट करके जेल भेजा जा रहा है। कहाँ से सप्लाई करते थे? ये नेपाल से लाते थे और यहाँ पे आगे अपने जो सब कॉन्टैक्ट हैं उनको देते थे। हमने लोकल कुछ नाम पता चले हैं, उन पर भी। अगली खबर गाजियाबाद से सामने निकल कर आ रही है। गाजियाबाद के थाना साहिबाबाद क्षेत्र के मोहन नगर मेट्रो स्टेशन पर चेकिंग के दौरान एक युवक के पास से 4 जिंदा कारतूस मिले हैं, जिसके बाद हड़कंप मच गया। वहीं सीआरपीएफ के जवानों ने युवक को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। दिनांक 2/4/2023 को मोहन नगर मेट्रो स्टेशन पर सीआईएसएफ द्वारा चेकिंग के दौरान एक व्यक्ति जिसका नाम गौतम कुमार, जो कि प्रतापपुर मेरठ का निवासी बताया जा रहा है, के पास से 4 अदद जिंदा कारतूस बरामद किए गए। सीआईएसएफ द्वारा उस व्यक्ति को साहिबाबाद पुलिस को सौंप दिया गया। पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है तथा उससे पूछताछ की जा रही है कि ये कारतूस वगैरह उसके पास किस उद्देश्य थे तथा अन्य विधिक कार्य। अगली खबर उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थ नगर से सामने निकल कर आ रही है, जहां पर आपको बताते चले कि एक बड़ा हादसा हो गया है। डुमरियागंज तहसील क्षेत्र में कंबाइन मशीन से गेहूं की फसल की कटाई की जा रही थी। बिजली के तार खंबे पर लटके हुए थे। ग्रामीणों का कहना है कि तेज हवाओं के बीच बिजली के तार आपस में टकरा गए, जिसके चलते शॉर्ट सर्किट से एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई और दर्जनों बीघा गेहूं की फसल जलकर खाक हो गई। मतलब जो है चिंगारी, तार से चिंगारी निकला तो खेत में गिरा, इसकी वजह से आग लग गया। आग लगने लगा तो मतलब जो आदमी नीचे था वो मतलब जो है देख रहा था, लाइन बता रहा था गाड़ी को ले चलने के लिए, तो वो मतलब जो है उसके चपेट में आ गया गाड़ी। ये कहाँ का रहने वाला था जो जिसकी मौत हुई है? ये स्टाफ जो है मतलब वहाँ का परेटा साइड का था। अच्छा, कितने उम्र रहे होगी? नियर बहुत करीब 5। उधर सीतापुर में 2 समर्थकों के आपस में भिड़ने का एक मामला सामने निकल कर आया है, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। बता दें कि सीतापुर के तंबौर थाना क्षेत्र में निकाय चुनाव को लेकर नगर पंचायत के 2 पूर्व अध्यक्ष और उनके समर्थक आपस में भिड़ गए। दोनों पक्षों में जमकर पथराव हुआ, पुलिस को भी निशाना बनाया गया। दरअसल तंबौर नगर पंचायत के पूर्व अध्यक्ष और बीजेपी नेता के समर्थकों के बीच निकाय चुनाव को लेकर बवाल हो गया। दोनों पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले हैं और पथराव भी हुआ है। दोनों पक्षों के कई लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कर दिया गया है। अगली खबर उत्तर प्रदेश के आगरा से सामने निकल कर आ रही है, जहां आपको बताते चले कि महावीर स्वामी जयंती बड़े ही धूमधाम से मनाई गई है। इस मौके पर जन्म कल्याणक महोत्सव की शुरुआत हुई है। इस कार्यक्रम में महिलाओं और पुरुषों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। महोत्सव के दौरान आपको बताते चले कि जैन मंदिर से शोभा यात्रा निकाली गई है, जिसमें पूरे शहर का दौरा किया गया है और इस कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री योगेंद्र उपाध्याय और पूर्व मंत्री प्रदीप जैन और महापौर नवीन जैन भी शामिल हुए हैं। तमाम तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, देख सकते हैं किस तरीके से शोभा यात्रा निकाली गई है, जिसमें तमाम महिलाओं और पुरुषों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। और चलिए इसी के साथ बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल न्यूज़ वॉच इंडिया।